तरंग में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। यह आपके सामने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके अंदर ये अपन को डायरेक्शन बतानी है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की। देखिए कितने आसान तरीके से इसको अपन कर लेंगे। जैसा कि ये एक्स एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई का हिस्सा होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये कौन सा होता है, जेड कोऑर्डिनेट होता है। 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। और ये जो विद्युत चुंबकीय होती है, ये मैं इस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और चलने की दिशा तीनों एक दूसरे के क्या रहती है, लंबवत रहती है। तो इस पे इसको अपन को सेट करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की एग्जैक्ट दिशा क्या है। तो क्वेश्चन में देखिए साफ साफ कि यहाँ पर x लिखा हुआ है। x ये बताता है कि तरंग के चलने की दिशा बताता है। यहाँ y लिखा हुआ है तो y में दिशा में चल रही है, यहाँ z लिखा हुआ है तो z में चल रही है। तो फिलहाल क्या लिखा हुआ है, x। तो x का मतलब इसका वेलोसिटी है जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अपन इधर तो वेलोसिटी फिक्स कर दिया, ये तो वेग डायरेक्शन हो गई। उसके बाद में देखिए यहाँ पर वेक्टर लगा हुआ है, वेक्टर रूप में दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को कौन सी डायरेक्शन पे लेकर रखा है, के कैप में, मतलब जेड एक्स की दिशा में ले रखा है। तो इसने रिजर्व कर लिया, के कैप हमेशा ये होता है। तो ये इधर कौन सा क्षेत्र हुआ, विद्युत क्षेत्र हुआ। कौन सा क्षेत्र हुआ, विद्युत क्षेत्र हुआ। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र किधर बचा, जो तीसरी एक्सेस है कौन सी, वाई एक्स। तो उधर चुंबकीय क्षेत्र बचा। तो अपना सही आंसर कौन सा होगा, वाई एक्स की दिशा में होगा। राइट है। कुछ हिंट और आपको मैं देता हूं ताकि आपको एग्जाम में कई प्रॉब्लम्स नहीं आए। अगर सपोज मानिए यहां पर ये कौन सा केप होता, जे केप होता। कौन सा केप होता, तो ई किस पर होता, जे मतलब वाई की दिशा में होता। कौन सी दिशा में होता, वाई की दिशा में होता। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में चले जाता, जेड एक्स की दिशा में चले जाता, क्योंकि वी तो फिक्स हो ही गया ना एक्स एक्स की दिशा में। यहां पर वेलोसिटी डिजाइन होती है एक्स वाई जेड, अगर तीनों है तो वो उसके हिसाब में से दिशा तय होगी इसकी तरंग की। अब आपको एक हिंट और बताता हूं जिसमें आप इसकी प्लस माइनस की डायरेक्शन को भी चूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है इसमें प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, इसमें प्लस भी होता है माइनस होता है। तो देखिए ये के एक्स ओमेगा टी, इधर देखिए अगर दोनों चीजें प्लस की है, यहां देखिए दोनों चीजें प्लस है, यहां दोनों चीजें क्या है, प्लस की है, यह दोनों में नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। तो समझ लेना तरंग हमेशा नेगेटिव एक्सेस पर चलेगी। किस पर चलेगी, नेगेटिव एक्सेस पर चलेगी। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब इसमें जो चिन्ह है वो अलग अलग है। तब आप कंफर्म समझ जाना कि जो डायरेक्शन होगी इसकी वेलोसिटी तरंग की वो कौन सी होगी, पॉजिटिव एक्स एक्स पर होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखते हैं निम्न में से कौन एक अच्छा डायोड है। निम्न में से कौन एक अच्छा डायोड है। 4 ऑप्शन है आपके पास और कुछ फुल फॉर्म्स में नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में है। आपको पहचानना पड़ेगा सही आंसर, क्योंकि एक जैसे दिखते हैं ये। देखिए एलसीडी, एलईडी, बीजेटी, एफईटी। तो ऐसे तो इसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, इसके बारे में बिना नॉलेज के तो आंसर सही लगा नहीं सकते। तो देखिए मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मतलब एक ऐसी डिस्प्ले होती है, ये डायोड वायोड नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो साफ लिखा है लाइट इमिटिंग डायोड, साफ साफ लिखा है लाइट इमिटिंग डायोड, डायोड। फिर इसका मतलब ये क्या है, फिर बीजेटी क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मतलब एक ट्रांजिस्टर है, ये डायोड नहीं है। फिर चलते हैं, देखो एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी एक ट्रांजिस्टर है, मतलब ये तो एक डिस्प्ले है और ये ट्रांजिस्टर है। तो डायोड कौन सा हुआ अपना, एलईडी। तो सही आंसर कौन सा होगा, एलईडी। इसमें कंफ्यूज करने के लिए जरूर अच्छा एक वर्ड डाला हुआ है, अच्छा, जिससे कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ डायोड पकड़ना है। सही आंसर क्या होगा, एलईडी। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक अच्छा प्रश्न है आपके सामने, जो अपने सामने अपन बैंकों में जाते हैं तब इसको देखते हैं, वो इसमें विशेष लेजर डाल के देखता है, लेकिन अपन को पहचान नहीं कर पाते। वो बैंक कर्मी के लिए उपयोगी है, अपने लिए तो केवल एक देख ही सकते हैं। प्रश्न क्या है, बैंकों से नकली नोटों, मतलब जिसको रुपए कह सकते हैं, की जांच के लिए उपयोगी विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक्स तरंग, सूक्ष्म तरंग, पराबैंगनी तरंग और अवरक्त तरंग। सही आंसर से पहले अपन को सभी का थोड़ा मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूं कि जो एक्स तरंग होती है वो मेडिकल साइंस में काम आती है, मतलब जैसे एक्सरे वगैरह में अपन इसको काम में लिया करते हैं।
दूसरा है सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव ओवन में, यह संचार व्यवस्था के लिए जानी जाती है। तो ये माइक्रोवेव तरंग में, माइक्रो तरंग मतलब सूक्ष्म तरंग को उपयोग में लिया जाता है। जो अपना रिमोट कंट्रोल होता है, ठीक है, तो वो जो रेडिएशन छोड़ता है वो देट कौन सी होती है, अवरक्त तरंग होती है। तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें, पराबैंगनी तरंग। आपने देखा होगा 2000 रुपए का नोट में थोड़ा सा इसका कलर देखने को मिला होगा, पराबैंगनी टाइप का होता है। तो वो लेजर डालता है बैंक कर्मी और उसको सही जांच करता है, तो वो सही आंसर क्या होगा, पराबैंगनी। एक पर्सन और मैं आपको यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। अगर जाली हस्ताक्षर की बात करें, ठीक है, कोई बैंक में अगर चेक ले जाए, गलत साइन करके ले जाए, तो उसकी सही जांच भी अपन इसी पराबैंगनी की सहायता से करेंगे। पानी के अंदर जो बैक्टीरिया नष्ट होता है, फिल्टर करने में भी इसकी बड़ी भूमिका रहती है, वो भी ये इसका सही आंसर होगा। दूसरा, पराबैंगनी का जो उपयोग होता है मेनली, जो अगर अपन पराबैंगनी को उपयोग को लेके देखें तो ये जो इसका सोर्सेज होता है वो सूर्य के प्रकाश में जरूर होता है। हानिकारक इफेक्ट जरूर है इसके, ये ओजोन को जरूर नुकसान पहुंचाती है, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है। मिलावट संबंधी जानकारी के लिए कौन से काम में लेते हैं अपन, पराबैंगनी तरंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बिंदु ए यहां कंसिडर किया हुआ है और बिंदु बी यहां पर दे रखा है। प्रश्न आपके सामने है, कुछ अजीबोगरीब आकृति दिख रही है। आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो इसको देखते ही साइड में हो जाएंगे कि नहीं ये तो अपने बस की बात नहीं है, इसको बाद में देखेंगे या एग्जाम के लास्ट तक ले जाते हैं। जबकि ये पर्सन सिर्फ दिखाने के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ही सेकंड में इसको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी ये प्रश्न होगा। अब इसको करने से पहले एक चीज देखिए आप, वेट स्टोन क्या कहता है। वेट स्टोन, उसका बैलेंसिंग पॉइंट जांच करना मैं बताता हूं आपको कैसे जांच करते हैं। ये वेट स्टोन होता है, राइट। ये क्या होता है, वेट स्टोन होता है। अब आपको ये चीज क्रॉस चेक करनी है कि जैसे मैंने ये 2 दे दिया, ये 2 दे दिया और ये 2 दे दिया और ये वैल्यू 2 दे दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 है या 4 है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यू क्रॉस चेक जाके चेक करना है, इसका और इसका गुणा और इसका मल्टीपल यानी गुणा अगर इक्वल है तो ये बैलेंस पॉइंट पर है, मतलब संतुलित अवस्था में। तब आपको इस पूरी चीज का आंसर क्या दे देना है, 2 दे देना है। जो दिखा हुआ होता है वही मान होता है, लेकिन शर्त ये मान सेम होनी चाहिए। अदर चीजों के लिए फिर अपन इसके कंसेप्ट में पढ़ेंगे। तो ये अगर वैल्यू सेम है तब आंसर कितना आएगा, इसका 2 आएगा। इसी बेस को ध्यान में रखते हुए वहां पर देखिए क्या करते हैं, मुझे बताइए। आप भूल जाइए इसको और गौर से देखिए इसके ऊपर ये वाला और ये वाला, ये रजी और ये वाला, ये है कि नहीं है यहाँ पर। अगर सपोज मानिए ये आर 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 होगा, ये वैल्यू मैं यहाँ पर आर मान लू, ये देखिए आर, ये आर, तो अपने आंसर के अकॉर्डिंग ए बी का आंसर क्या आएगा बताओ, आर ही आएगा। कितना आएगा, आर ही आएगा। तो आप देखिए ये इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल क्या है, वेट स्टोन को बैलेंस करता है, मतलब बराबर है। ये हट जाएगा, इस ऊपर वाले का आंसर सिर्फ क्या आएगा, आर आएगा। आएगा नहीं आएगा। तो ऊपर वेट स्टोन, नीचे वेट स्टोन। गौर से देखिए ऊपर तो इसकी मिरर है एकदम, तो ये इसका आंसर आर, इसका आंसर आर, एक नीचे आर दिया हुआ है। तो इसको सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे अपन, देखिए आर आर और आर। इसको अपन अपने सर्किट के पॉइंट पे ले जाते हैं। ये वैल्यू कितना है, इस पूरे का आंसर कितना है, आर। इसका आंसर कितना है, आर। और इस पूरे का आंसर कितना है बताओ, आर है, डेटा आर लिख लिया। अब देखिए तीनों कौन से क्रम में आ गए, पैरेलल कनेक्शन मतलब समांतर क्रम में हो गए। तो अपन इसको क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, समांतर क्रम में क्या लगता है, 1/r। जो पैरेलल बराबर क्या हो जाएगा, 1/r, 1/r और 1/r, राइट। तो ये कितना हो गया, 3/r। तो इसको अपन तो r पैरेलल निकालेंगे तो कितना हुआ, r/3। तो सही आंसर कौन सा हुआ, r/3। तो आसानी से ये प्रश्न क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो कंसेप्ट क्लियर करें कि जब भी वेट स्टोन होता है तो उसकी वैल्यू अगर सेम होती है तो सेम आंसर आता है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो किधर भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखना मल्टीपल्स बैलेंस पॉइंट पे होने चाहिए, संतुलन होना चाहिए, तब आपको जो भी आंसर दिया होता है वही उसका आंसर होता है। तो आर आर और आर, ऊपर हो गया 1/1/1/3/r, 3/r और इसको चेंज करेंगे तो आंसर इज r/3। तो आसानी से देखो प्रश्न सोल्व हो गया। चलते अगले प्रश्न की ओर। पेपर का क्वेश्चन नंबर 5।
नेत्रदान दिया जा सकता है? देखो एक अच्छा प्रश्न आएगा, नेत्र से लेकर दिया जा सकता है, नेत्र से लेकर क्या चीज दिया जा सकता है। वैसे तो एक चीज ध्यान रखना, नेत्रदान में जो देने वाला भाग होता है वो हमेशा कॉर्निया होता है। क्या चीज होता है? कॉर्निया। इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना। और उसमें जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। और जो प्रतिबिंब बनाता है वो वास्तविक और उल्टे बनाता है। थोड़ा सा इस बात का भी आप ध्यान रखना। यहाँ जो पर्सन है ना, जस्ट थोड़ा सा चेंज करके दिया है कि नेत्रदान दिया जा सकता है। वो कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष ग्रसित व्यक्ति के द्वारा, या कह रहा है अगला कि दूरदृष्टि दोष ग्रसित व्यक्ति के द्वारा, एक कह रहा है कि जो सामान्य स्वस्थांक वाले व्यक्ति के द्वारा, और ऑप्शन नंबर जो 4 है या डी है वो क्या कर रहा है? सभी व्यक्तियों के द्वारा। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स है उसको तो बाहर कर ही देंगे। प्रॉब्लम्स मतलब निकट दृष्टि और दूरदृष्टि, उनको ऐसा लगेगा ये तो प्रॉब्लम्स वाली है, ये कहां से दान देंगे। मैं आपको बता दूं, इनकी सिर्फ लेंस में प्रॉब्लम्स होती है, बाकी इनका कॉर्निया में कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉर्निया होता है नेत्रदान में, जो दान देने वाला भाग होता है वो कॉर्निया होता है, इनमें प्रॉब्लम्स नहीं होती। इनके जो कॉर्निया होता है वो इनका एकदम सही होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति भी नेत्रदान दे सकता है, दूरदर्शी वाला व्यक्ति भी दे सकता है, और स्वस्थ वाला तो देगा ही देगा। तो अपना सही आंसर क्या हुआ? सभी को लगाना है। तो गलती से भी आप इस आंसर, ये आपका सही है लेकिन ये भी दान देने योग्य है। तो कई बार प्रश्न पूछा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति नेत्रदान दिया जा सकता है? बिल्कुल दे सकता है, मैं भी दे सकता हूं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। बिंदु ए व बी के मध्य का विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो ये आसानी से हो जाएगा आपका। देखिए गौर से देखिए, यहां पर और यहां और यहां और यहां एक रेजिस्टेंस लगे हुए और व्हीट स्टोन की हमशक्ल का है, यानी व्हीट स्टोन है, ये तो है या नहीं, ये तो अपन अपने मेथड से चेक करके देख लेते हैं कि व्हीट स्टोन है या नहीं है। तो व्हीट स्टोन थ्योरी क्या कहती है कि क्रॉस मल्टीपल इक्वल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीपल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो तब तो वो व्हीट स्टोन है और संतुलित कंडीशन पे जाएगा। संतुलन के लिए जरूरी है कि इनका क्रॉस गुणा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से गुणा करो, 8 आ गया। कितना ओम आया? 8 ओम आया। फिर 8 को आपने 1 से गुणा किया तो कितना आया? 8 ओम आया। ये P बटा R और Q बटा S वाला जो मेथड लगता है उसमें ये जब दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें एक PS हो गया और एक क्या हो गया? QS हो गया, ये दोनों आपस में बैलेंस होते हैं, तब व्हीट स्टोन माना जाता है संतुलन की स्थिति में। ऐसी स्थिति पर बीच वाले में गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप आता है वो 0 आता है, क्योंकि वो करंट पड़ता ही नहीं है, उसमें करंट होता ही नहीं है। अब मुझे ये बताइए A से B वाले तार में करंट जाएगा क्या? क्योंकि ये संतुलन की स्थिति में तो करंट तो जाएगा नहीं। जब करंट नहीं जाएगा तो वोल्टमीटर पाठ्यांक कहां पड़ेगा? तो वोल्टमीटर तो पाठ्यांक पड़ेगा नहीं, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना हुआ? 0 हुआ। तो सही आंसर क्या होगा? A होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। बिंदु A व B के मध्य का विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो A और B का करंट आपको दिया हुआ है 10 एम्पियर और रेजिस्टेंस के तौर पर एक व्हीट स्टोन जैसा दे रखा है। अब ये व्हीट स्टोन या नहीं है, ये तो आप बैलेंस पॉइंट पर जाकर चेक करें कि ये संतुलित कंडीशन पे है या नहीं है। व्हीट स्टोन की थ्योरी ये कहती है कि P बटा R और Q बटा S होता है, राइट। जिसमें क्या होता है कि इसको अपन P मान लेंगे, ये अपन क्या मान लेंगे? जो ये P वाला हिस्सा हो जाएगा, ये अपना इसको अपन क्या मान लेंगे? Q मान लेंगे, ये R मान लेंगे, ये S मान लेंगे। तो ये हुआ, देखो कितना आसानी से याद रहेगा, P बटा R तो P बटा R, ये क्या रहेगा? Q बटा S तो Q बटा S। अब आप इसको या तो ये चेक कर लें या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो P मल्टीप्लाई क्या हुआ? S और Q मल्टीप्लाई कितना हुआ? R। ये बैलेंस पॉइंट पर है। कौन से पॉइंट पर देखा जाएगा? बैलेंस पर। चेक करते हैं ये सही है नहीं है। P क्रॉस S, P का है ये रहा, क्रॉस का है ये रहा S। कितना ओम है? 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 इंटू 1 मतलब 8 हो गया। अब Q इंटू R, Q की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 मतलब 8 बराबर कितना हो गया? 8, मतलब बैलेंस पॉइंट पर है। बैलेंस पॉइंट पर होते ही आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि इसमें जो बीच वाले वायर में जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है, जो कि आप थ्योरी में पढ़ा करते होंगे कि इसमें विक्षेप 0 आता है, जो कि मैंने यहाँ तो प्रश्न में तो नहीं दे रखा।
लेकिन विक्षेप का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब विक्षेप 0 रहेगा तो धारा का मान कितना रहेगा, 0 रहेगा। धारा 0 रहेगा तो वोल्टमीटर पाठ्यांक क्या पड़ेगा, 0 पड़ेगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका, 0 रहेगा। राइट। एक चीज आप विशेष मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये सिस्टम आपको याद नहीं रहता है तो उसको आसान तरीका क्या है, आप इसको और इसको क्रॉस गुणा चेक कर ले। क्रॉस गुणा बराबर बीच वाले वायर को हटा दीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना क्रॉस गुणा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोई फॉर्मूले घुसने की जरूरत नहीं है आपको, बस क्रॉस गुणा करो, सेम आता है तो डायरेक्ट आंसर क्या लगा दो, 0 लगा दो। बीच में कभी भी करंट भी पूछे तो 0 बताना है, एमीटर का पाठ्यांक पूछे तो भी 0 बताना है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप पूछे तो भी 0 बताना है, और वोल्टमीटर का पाठ्यांक पूछे तो भी 0 बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं इसको पहले और समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित कक्षा। जब भी ये आपको नाम दिख जाए ना उत्तेजित, इसको तो आप अंडरलाइन कर लिए, नहीं तो दिक्कत करेगा ये। कक्षा के लिए गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का क्या क्या निकालना है आपको, अनुपात। देखो अनुपात तब निकलेगा जब अपने पास गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज होगी, तभी तो अनुपात निकलेगा। तो कैसे निकालते हैं, पहले तो कक्षा को डिजाइन करते हैं कि प्रथम कक्षा। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हिसाब से देखा जाए तो ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। 3 कक्षाएं के अलावा बोर के अनुसार तो अनंत कक्षाएं होती है। उसकी थ्योरी के अनुसार अगर अपन एनर्जी का फॉर्मूला निकालें तो इसकी फॉर्मूला क्या कहता है एनर्जी का, En बराबर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अपना सूत्र होता है इसमें Z हाइड्रोजन का स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अपन को क्या निकालनी होती है, एनर्जी को मेजरमेंट करनी पड़ती है अलग अलग कक्षाओं के लिए। देखिए साफ साफ यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का मतलब Z कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपके लिए Z की वैल्यू तो कितनी कर दिया आपने, 1 कर दिया। अब n पे डिपेंड है, n क्या रखा है इसने, प्रथम रखा है तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। लेकिन इसने गड़बड़ कर रखा है, क्या लगा रखा है, उत्तेजित। क्या लगा रखा है, उत्तेजित। अगर उत्तेजित नहीं होता तो n की वैल्यू क्या रखते अपन, 1 ही रखते। लेकिन देखिए उत्तेजित में क्या होता है, ये कक्षाएं होती है, और ये जो पहली कक्षा होती है वो हाइड्रोजन की अपनी मूल कक्षा होती है, और उसके बाद में सारी क्या होती है, उत्तेजित कक्षाएं होती है। पहली मूल होती है, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षाओं के लिए जाकर आता है वो उसकी उत्तेजित होती है। ये इसकी अपनी कक्षा है, बाकी सारी कौन सी है, उत्तेजित। तो उसमें से कौन सा नंबर का दिया उसने, प्रथम उत्तेजित। प्रथम उत्तेजित का मतलब ये वाली लाइन हुई, प्रथम उत्तेजित का मतलब ये वाली लाइन हुई। अब इसमें देखो पहले मैं n बराबर 1 रख के चेक करता हूं। जैसे मैं 1 रखूंगा तो ये तो ऑलरेडी 1 है, तो मुझे बताओ 13.6 मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 13.6 एक नहीं है पहली कक्षा के लिए। फिर n की वैल्यू कितना रखूंगा मैं, 2 रखूंगा। यहाँ 2 रखो, ये तो 1 हो ही क्या हाइड्रोजन के लिए। 2 का स्कोर कितना हुआ, 4। 4 को जब इसमें डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3.4। ऐसे आप 3 रखोगे तो 9 आएगा। 9 का जब इसमें डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगा माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको किस कक्षा के लिए गतिज स्थिति निकालनी है, प्रथम उत्तेजित कक्षा। मतलब देखिए n बराबर 2 के लिए निकालनी है। किसके लिए निकालनी है, n बराबर 2 के लिए निकालनी है। तो उसके लिए कुल ऊर्जा कितनी है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमेशा मैं आपको एक तरीका बताता हूं, बहुत आसान तरीके से आप कर लोगे। सबसे पहले आप टोटल एनर्जी को पहचाने। क्या पहचाने, टोटल एनर्जी। ये जो लिखा है मैंने इस फॉर्मूले के अनुसार लिखा है। अब सामने जो आया वो टोटल एनर्जी है, तो वो कितना होगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो तो देखते पहचान लोगे, जिस कक्षा की होगी उसको आसानी से पहचान लेंगे। उसके बाद में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ माइनस हटा दो इसका। क्या था, तो माइनस। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आसानी से काइनेटिक सामने आ गई। उसके बाद में आपसे पूछे पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, तो उसमें क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का दुगुना होता है। वो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, दुगुना। लेकिन ध्यान रखना वो नेगेटिव होती है, बस इतना सा ध्यान रखना कि काइनेटिक का क्या होता है, दुगुना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका जस्ट डबल करेंगे तो 6 हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ध्यान रखना ये वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब मुझे बताइए, देख के बता सकते हैं क्या काइनेटिक क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगी, टोटल एनर्जी। तो आप मुझे बताइए, इसके लिए पूछे तो क्या बताएंगे, काइनेटिक। पहले तो कुल टोटल बताएंगे, टोटल कितनी है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे काइनेटिक पूछे तो माइनस हटा दीजिए, काइनेटिक तैयार है।
मतलब गतिज ऊर्जा तैयार है। स्थितिज ऊर्जा इसको डबल कर दीजिए और माइनस लगा दीजिए, मतलब 27.2 नेगेटिव के साथ आएगा। लेकिन प्रश्न ने तो क्या पूछा है, प्रथम उत्तेजित कक्षा के लिए गतिज और स्थितिज। तो अपना देखिए ये प्रथम उत्तेजित का डाटा ये रहा, और उसमें देखो प्रश्न के अनुसार क्या लिखना है, पहले काइनेटिक एनर्जी और फिर क्या लिखना है अपन को, इस पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो वैल्यू उठाइए काइनेटिक की कितना है बताओ, ये काइनेटिक कितना है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रखिए इसमें 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें डिवाइड किसका करना है अपन को, पोटेंशियल का। तो वो वैल्यू कितनी है, माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो साफ साफ है ये आंसर किस में चला जाएगा, 1/2 में चला जाएगा। साफ साफ आ रहा है 1/2। तो सही आंसर क्या हुआ बताओ, सी हुआ। कौन सा हुआ, सी हुआ। आप एक चीज का इसमें नोट और कर लेना, ये किसी भी चीज के लिए पूछ सकता है, फर्क करेगा तो यहां करेगा प्रश्न में। बाकी स्टूडेंट गलती नहीं करते हैं, लेकिन यहां स्टूडेंट गलती करने का चांस क्या होता है, प्रथम देखते इसकी निकाल देते हैं, जबकि ये निकलेगी कौन सी वाली की, सेकंड वाली क्लास की निकलेगी, क्योंकि इसमें क्या लिख रखा है, उसका उत्तेजित अवस्थाओं को वो बता रखा है। राइट, मैं उम्मीद करता हूं इसको आसानी से समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, एक बहुत बढ़िया प्रश्न है जो आपको एग्जाम में शायद मिल सकता है। तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लें इसका, कि ये 2-3 तरीके से आता है, आपको आसानी से मैं करवा दूंगा। थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करें इसका। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रेक्षक को दिखाई देने वाली प्रेरित धारा, इस प्रेक्षक को हो सकता है वो आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूं, प्रेक्षक को दिखाई देने वाली धारा का जो दिशा होगी वो क्या होगी, वो अपन को बतानी है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक मैग्नेट दी हुई है, चुंबक दे रखा है, उसकी डायरेक्शन देखिए क्या दे रखी है। ठीक है, इस कुंडली की तरफ दिखा रहा है, कुंडली मूवमेंट नहीं कर रही है, ये मूवमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इसके पास आ रहा है तो ये पूछ रहा है कि इसमें जो करंट बनेगा इस व्यक्ति को क्या दिखाई देगा, एन बनेगा मतलब दक्षिणावर्त, या जैसे एन बनेगा वामावर्त, एस बनेगा दक्षिणावर्त, या पहले दक्षिणावर्त फिर वामावर्त, या फिर शून्य, ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सही आंसर को सिलेक्ट करने के लिए अपन को कंसेप्ट एक्यूरेट सही करना होगा। देखिए लेंस थ्योरी क्या कहती है कि इसमें जो प्रेरित धारा बनेगी, ठीक है, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी, मतलब अपने पास आने का विरोध करेगी। चलो छोड़िए इस कंसेप्ट को, ये जो है मैं आपको एक ट्रिक से बताता हूं। आपको याद क्या रखना है कि ये पास आएगा ना तो ऐसी चीज बनेगी इसके अंदर कि वो पास नहीं आने देगा, और जब ये दूर जाएगा ना तो ऐसा दूर बढ़ेगा, इसको दूर नहीं जाने देगा। तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे, देखिए पहले एक चीज क्लियर कर ले कि क्या होगा कि एक तो एन टाइप होता है और एक एस बनता है। अब एस क्या होता है, एस होता है घड़ी की दिशा का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो घड़ी के विपरीत दिशा में होता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज वाली कंडीशन, उसमें क्या बनता है, एन बनता है। एन का मतलब होता है आपका वामावर्त और एस का मतलब होता है आपका दक्षिणावर्त। राइट, तो इसके हिसाब से पहले इसको क्लियर करते हैं, ये क्या बनेगा। मुझे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, पास आएगा तो पास नहीं आने देगा, ऐसा दूर बनेगा इसके अंदर अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ लेंज, लेकिन दूर जाएगा तो दूर भी नहीं जाने देगा, ऐसा अट्रैक्शन रखती है ये कुंडली, और ऐसी धारा बनेगी इसमें प्रेरित धारा। तो बताइए ये पास आएगा तो कौन सा दूर आ रहा है, पास एन आ रहा है, तो इसमें क्या बनेगा, पास नहीं आने देगा मतलब एन बनेगा। क्या बनेगा इसमें, एन। तो एन और एन में क्या होगा बताओ, प्रतिकर्षण होगा नहीं होगा, पास नहीं आने देगा ना। और जब दूर जाएगा ये तब क्या बनेगा बताओ, एस बनेगा, वापिस खींचेगा। ये ऐसी सिस्टम है, न तो पास आने देगा न दूर जाने देगा। इस हिसाब से इसमें एन और एस बनते हैं। तो फिलहाल इधर की तरफ मूवमेंट कर रही है चुंबक, मतलब एन आ रहा है, पास नहीं आने देगा, ऐसा दूर बनेगा इसमें एन। तो एन का मतलब क्या हुआ बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। क्या चीज हुई, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसमें जो आपको प्रेरित धारा बनेगी उसकी जो दिशा बनेगी वो क्या होगा, इसका जो इसके आंसर जो होगा वो कैसा होगा, वामावर्त होगा। कैसा होगा, वामावर्त होगा। लेकिन देखिए अभी तक प्रश्न रुका नहीं है, स्टूडेंट यही आंसर लगा देते हैं कि ये होगा इसका आंसर, लेकिन अभी तो प्रेक्षक बाकी है। कौन बाकी है, प्रेक्षक। तो इसको क्या दिखाई देगा वो अपन मैं आपको एक सिंपल कागज के तौर पर समझाता हूँ, वो समझिए आप। देखिए जैसा ये बन रहा है वैसे अपन एक इसको बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए मैं इसको एक ऐसा घेरा बना देता हूं, गोल तो सही से नहीं बना लेकिन फिर भी आप समझे। देखो ये साफ साफ देखिए एन बन रहा है, नहीं बन रहा,
क्या बढ़ रहा है, एन बढ़ रहा है, इसके अनुसार बना दिया अपने। अब प्रेक्षक ये देखेगा, ठीक है, ये कुंडली अपनी आपकी तरफ नहीं देख रही है, ये कुंडली चुंबक की तरफ देख रही है। कुंडली क्या देख रही है, चुंबक की तरफ। तो प्रेक्षक को तो पीछे वाला हिस्सा देखेगा। अब पीछे देखिए आप क्या बना है, गौर से देखिए। पीछे जब देखोगे तो देखिए, एक इसको मैं डायरेक्शन जो छाया चित्र है उसको मिला रहा हूं, आप कागज पे पेन पे मिला के देखना अपने पास। तो आप देखोगे तो डायरेक्शन देखो, घड़ी की दिशा में आ गया, मतलब क्या बन गया इसमें, एस बन गया। क्या बन गया, एस। मतलब जो इसमें बनेगा उसका अपोजिट दिखाई देगा इस प्रेक्षक को, मतलब इसमें एन बना तो इसमें एस दिखाई देगा, मतलब क्या दिखाई देगा इसको, दक्षिणावर्त। कैसा दिखाई देगा, दक्षिणावर्त, मतलब ऐसा आंसर होगा। तो अपना सही आंसर क्या होगा बताओ, दक्षिणावर्त होगा। समझ में आया होगा आसानी से। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, जब ये दूर जाएगा, जब ये क्या करेगा, दूर जाएगा, तो दूर नहीं जाने देगा, मतलब इसमें क्या बनेगा, एस। एस का मतलब क्या बनेगा, दक्षिणावर्त। तब उसको दिखाई देगा वामावर्त। मतलब इतना सा बात क्लियर कर लें, जो भी इस कुंडली में जो बनेगा उसका अपोजिट दिखाई देगा प्रेक्षक को। आप अपने इसको कागज पेन को अपनी रफ कॉपी में चेक करके देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये ऐसा सही है, या आपको अनुभव हुआ या नहीं हुआ, या समझ में आया नहीं है, ताकि मैं इसको और क्लियर करूं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लो स्टूडेंट, एक और कंसेप्ट के साथ एक नया प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपके सामने है। क्या कह रहा है, प्रतिरोध R1 व R2 का आपको रेशियो, मतलब अनुपात आपको निकालना है। R1 R2 आपको गिवन है। एक ओम थ्योरी बेस्ड प्रश्न है। ये ओम थ्योरी मतलब एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सोल्व कर सकते हो। कैसे, आप मेथड समझे पहले। देखिए, ये कोई y एक्सेस है और ये अपनी x एक्सेस है जो कि होती है। अगर इसका जो अपन को इसका ये इसका रिजल्टेंट निकाले, तो आपको पता है ये मैथमेटिक्स नियम के अनुसार ये क्या बताता है, ये जो होता है वो ढाल होता है, जिसको m कहते हैं अपन। क्या कहते हैं, m। रिप्रेजेंट इसको अपन टेन थीटा से करते हैं। क्या करते हैं, टेन थीटा से करते हैं। ये जो थीटा होता है ये एंगल होता है इसमें, राइट। फिजिक्स में क्या होता है कि यहां पर जो भी दो कंडीशन की जो राशियां होती है उसका बीच का कांस्टेंट बताता है ये वाला। कैसे चेक करते हैं अपने, जैसे यहां पर ये वोल्टेज है, यहां पर क्या गिवन है, इसमें करंट गिवन है, मतलब आई दिया हुआ है। तो एम मैथमेटिक्स नियम के अनुसार तो ये एम ही है, ठीक है, इसको टेन थीटा ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है ओम थ्योरी क्या कहती है, V समानुपाती I प्रोपोर्शनल I होता है। जब इसको ओपन करते हैं तो V बराबर क्या आएगा बताओ, RI। तो V और I का जो कांस्टेंट होगा वो क्या बताएगा बताओ, R बताएगा, नहीं बताएगा। तो फिजिक्स में ये वाली लाइन क्या बताती है, कांस्टेंट टर्म को बताती है। क्या बताती है, कांस्टेंट। हाँ ये बात है, ये I इधर और ये इधर हो जाए तो ये 1/10 थीटा, मतलब 1/r में चला जाएगा, या तो टेन थीटा बराबर 1/r या r बराबर 1/10 थीटा में चला जाएगा। लेकिन वो बहुत बात का केस है, फिलहाल इसको समझें। तो m बराबर क्या होगा, टेन थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा, r होगा, राइट है जी। अगर इस नियम को यहाँ फॉलो कर दें तो मुझे बताइए R1 बराबर, इस मेथड के अनुसार R1 बराबर बताओ क्या आएगा, टेन थीटा बनाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। और R2 अपन को रेशियो निकालना है तो डायरेक्ट लिखते हैं R1 अपॉन R2 बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा 1 अपॉन क्या लिखेंगे, टेन थीटा 2। तो बताइए थीटा 1, R1 के लिए एंगल कितना डिग्री है बताओ, 30 डिग्री है इसमें, और इसके लिए एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, राइट। टेन 30 की जो वैल्यू निकालेंगे वो कितना होता है, 1/√2, और टेन 60 की कितना होता है, √3 हुआ, राइट। अब इसको अपॉन में ले जाएं तो √3 और √3 का क्या हो जाएगा, इसमें स्क्वायर हो जाएगा, जिसका आंसर होगा 1/3 होगा। तो अपना सही आंसर कितना हुआ, 1/3 हुआ। देखिए ये तो चलो इसका आंसर हुआ। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ये कंसेप्ट क्लियर करें। प्रश्न बड़ा आसान था लेकिन ये एग्जाम में चेंज कर देता है, धारिताओं को लेकर भी प्रश्न पुटअप करता है। देखिए इधर आपने पढ़ा होगा Q बराबर आपका CV होता है, कांस्टेंट C बताएगा, तो आपसे पूछेगा A और B। तो इसमें आपको एंगल मैंने वापस 30 दे दिया और ये एंगल आपको मैंने 60 दे दिया। इस बार मैं धारिताओं का अनुपात पूछूंगा। देखो आपको पता है Q और V जब अपन ओपन करते हैं तो Q और V का क्या कनेक्शन होता है, Q V समानुपाती होता है, और Q बराबर क्या बोला जाता है, CV। तो इसमें R था तो इसमें क्या आएगा, C आएगा। तो इसमें पूछेगा धारिताओं का अनुपात, आंसर वही आएगा अपने पास। इसके अलावा आपको प्रतिबल दे दें यहाँ पर,
विकृति दे दे तब प्रत्यास्थता का अनुपात पूछेगा, प्रतिबल दे दे विकृति दे दे तो क्या आ जाएगा, प्रत्यास्थता आ जाएगा। इस प्रकार का ये जो मेथड है ये उन सभी में लगेगा जिसमें ये समानुपाती होता है, ए समानुपाती बी होता है। ए समानुपाती बी वाले मेथड में लगा दीजिए और जब इसको ओपन करेंगे तो एक्स बी आएगा। जो ग्राफ का जो ढाल है वो हमेशा क्या बताएगा, एक्स बताएगा, राइट। इसमें x का काम कौन कर रहा है, r कर रहा है, इसमें r बताएगा b और i का ग्राफ, और q और b में x का काम कौन कर रहा है, c बताएगा। तो इसमें बताओ ये किसका अनुपात आएगा, धारिताओं का अनुपात आएगा। तो अपना सही आंसर क्या रहेगा, 1/3 रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको आसानी से समझ में आएगा। लो स्टूडेंट, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा कंसेप्ट का विशेष ध्यान रखना है इस प्रश्न में। आपको आइडिया लग गया होगा प्रश्न को देखकर। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसके कंसेप्ट को समझते हैं। एक ही क्वेश्चन में 5-6 प्रश्न करा दूंगा मैं, तो क्वेश्चन को समझे पहले आप। अपरिगामी तरंग, एक ऐसी तरंग जो पहले आती है फिर टकराती है फिर वापस जाती है। आपतित और परावर्तित तरंगा करके या तरंग के अध्यारोपण से जो तरंग बनती है उसको तरंग को क्या कहते हैं, अपरिगामी तरंग। इसमें एक तरंग आती है फिर उस पर टकराती है वापस उसी पर बैठ जाती है, उसको क्या कहते हैं, अपरिगामी तरंग। इसके बारे में डिटेल से अपन थ्योरी के कंसेप्ट में पढ़ेंगे। तो तरंग में क्रमागत एक प्रस्पंद और एक निस्पंद के मध्य की दूरी बतानी है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास गिवन है। चलो पहले प्रस्पंद निस्पंद को पहचानते हैं, क्या होता है प्रस्पंद। पहले तो ये तरंग देखिए, अपरिगामी तरंग क्या होती है। इसमें क्या होती है, एक तरंग देखिए ऐसे आती है फिर ये टकराकर इसके ऊपर क्या हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है। तो आपतित और परावर्तित तरंगों के अध्यारोपण से कौन सी बनती है, अपरिगामी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जिस जगह पर विस्थापन सबसे ज्यादा होता है, देखो ये विस्थापन बताता है, ये सबसे ज्यादा विस्थापन होगा ये वाला, राइट। तो जितने भी ये पॉइंट मैंने डार्क किए हैं वो विस्थापन अधिकतम मान के हैं, तो यहाँ पर विस्थापन अधिकतम है कि नहीं बताओ। जिस जगह विस्थापन अधिकतम होगा वो बिंदु कौन सा होगा, प्रस्पंद होगा। क्लियर है चीजें। और जिस जगह विस्थापन तरंग का सबसे जीरो कंडीशन में चला जाएगा या न्यूनतम होगा, देखिए ये डिक्रीज, ये प्रस्पंद है और ये डिक्रीज होकर यहाँ जीरो हुआ, राइट। तो ये जहां विस्थापन जीरो हो गया ये वाले पॉइंट क्या कहलाएंगे, जो मैंने ये नीचे जो इस लाइन पर आ रहे हैं एक्स एक्स पे, वो क्या कहलाएंगे, निस्पंद। तो प्रस्पंद मतलब अधिकतम विस्थापन, निस्पंद का मतलब क्या हुआ, न्यूनतम विस्थापन। तो मुझे ये बताइए ये कौन सा बिंदु हुआ, प्रस्पंद, ये कौन सा हुआ, निस्पंद, फिर वापस क्या आया, प्रस्पंद, फिर क्या आया, निस्पंद। ऐसा इसमें क्या होता है, नियम से चलता रहता है। अब देखिए एक राउंड करके जब पूरा एक तरंग एक राउंड कर लेती है उसको एक लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लैम्डा। इस एक तरंग दे रही है को अगर मैं इसके 4 डिवाइडेशन कर दूं यहां तक, देखिए 1 2 3 4, तो कितने में टूटा ये, λ/4 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 और λ/4। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो बताओ लैम्डा आएगा नहीं आएगा, राइट। तो लैम्डा आ जाएगा। अब अपन को प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक प्रस्पंद और एक निस्पंद। तो कोई सा भी एक प्रस्पंद उठा ले, ये देखिए प्रस्पंद ले लिया, ठीक है, और ये अपने निस्पंद ले लिया, ये प्रस्पंद और निस्पंद, इसके बीच की दूरी कितनी है बताओ, λ/4। तो अपना आंसर क्या हुआ बताओ, बी हुआ λ/4। लेकिन प्रश्न यह था कि दो प्रस्पंदों के बीच, दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच दूरी क्या होगी। तो मुझे बताइए ये क्या है, यहाँ पर प्रस्पंद, फिर क्रमागत चाहिए, ये आपका निस्पंद आ गया, इसको छोड़ दीजिए, फिर ये चाहिए। तो बताओ ये दो क्रमागत आए नहीं है, तो ये इन दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, λ/4 λ/4। तो आंसर कितना हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा, राइट। λ/4 λ/2 हो जाएगा। अगर आपसे वो पूछे क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी क्या होगी, तो निस्पंद क्या हुआ, देखो ये रहा आपके पास निस्पंद, ये प्रस्पंद, इसको नहीं लेना है, ये निस्पंद। तो इस निस्पंद और इस निस्पंद के बीच की दूरी क्या हुई, λ/4 और λ/4। आंसर हो क्या हुआ, λ/2। तो ध्यान रखना एक क्रमागत प्रस्पंद और एक निस्पंद तो रहेंगे λ/4 पर, और दो क्रमागत, ठीक है, दो क्रमागत प्रस्पंद मान लीजिए चाहे दो क्रमागत निस्पंद मान लीजिए, वो कितने पर रहेंगे, λ/2 पर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें से कंसेप्ट का प्रश्न आता है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलो स्टूडेंट, अब आपके सामने एक और अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, अनुनाद की स्थिति पर प्रतिरोध के शिरों का विभवांतर का को माप के बताना है। तो ये जो सर्किट है वो RLC है और उसमें एक विशेष कंडीशन डाली हुई है, वो है रेजोनेंस की, मतलब अनुनाद की। तो
आर एल और आपका सी दिया हुआ है, ध्यान रखना इसमें वोल्टेज कितना दे रखा है 220 दिया हुआ है, और उसमें से इसमें सी के जो कैपेसिटर है उसके यहाँ ऊपर वोल्टेज कितना दे रखा है 110 वोल्टेज, और इसके ऊपर अपन को वोल्टेज मेजरमेंट करना है। देखो कैलकुलेशन के आधार पे जाओगे तो लंबे फंस जाओगे, मैं आपको एक कहानी के रास्ते इसको सॉल्यूशन करता हूं। ये 3 सिक्योरिटी गार्ड मानना, कितने गार्ड मानना 3 सिक्योरिटी गार्ड है। एक बंदा, आप मेरे ये सोचना कि मेरे पास एक कंपनी है और मुझे कंपनी में मेरे पास 1000 एम्प्लॉइज है, उनको कंट्रोल में रखने के लिए मैंने 3 बॉडी गार्ड बुला लिए, मतलब सिक्योरिटी गार्ड बुला लिए, राइट। और सबके लिए मैंने वैकेंसी निकाली, 10-10 हजार रुपये मैं सैलरी पर रख लूंगा। तभी मेरे पास एक फोन आया, सर कि आपकी कंपनी इतनी अच्छी है, मुझे आपकी कंपनी में नौकरी चाहिए। मैंने कहा ऐसे तो नहीं रखूंगा। तो उसने कहा सर मैं आपकी कंपनी में एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं, तो रख लीजिए ऐसे। तो उसने कहा मैं आपको पेमेंट दे सकता हूं, मतलब दे के काम करना चाहता था। तो मैंने कहा ये तो और ही बढ़िया बात है। तो उसने कहा कि मैं कितना दे सकता है, वो कि 10,000 रुपये देकर मैं आपके जो आपकी सैलरी है वो दे सकता हूँ। तो उसने कहा कि 10,000 रुपये दे दूंगा। तो मुझे तो 2 कैंडिडेट ही चाहिए कि फिर एक बंदा तो मेरे को पैसे दे रहा था, तो मैंने 2 बंदे बुलाए, उनको 10-10 हजार में रख लिए। तो मुझे बताइए एक्चुअल में मुझे कितने पैसे लगे मेरे। जो तीसरा बंदा आया था वो 10 हजार लेकर आया था, तो जो 10 हजार लेके आया था मैंने दूसरे वाले को दे दिए। तो 10 हजार इधर से लिए, दूसरे वाले को दे दिया। तो सिर्फ मेरे को पेमेंट कितने को देना पड़ा, एक बंदे को देना पड़ा 10,000 रुपए। और तीनों बंदे मेरे सिक्योरिटी गार्ड की तौर पर कार्य करेंगे नहीं करेंगे। सेम मेथड है यहाँ पर इस सर्किट में। एक्चुअल में ये बंदे हैं ना 3 सिक्योरिटी गार्ड समझना, जो धारा को कंट्रोल करते हैं। एक आर है, एक एल है और एक सी है। जब अनुनाद दिया हुआ था ना, तो ये बंदा क्या करता है, वोल्टेज नेगेटिव में देता है और ये बंदा पॉजिटिव में है। ये जितना लेके आएगा ये उतना दे देगा। ये कितना वोल्टेज है बताओ इसके ऊपर, 110 वोल्टेज। अब इसके ऊपर आएगा ना वो माइनस का 110 वोल्टेज आएगा। कितना आएगा, माइनस का 110। तो इसकी सैलरी ये खा गया, काम खत्म। ये प्लस का, ये माइनस का। लेकिन शर्त है इसी पर, विशेष कंडीशन पे, क्योंकि हर कंपनी में वो ऐसे बंदे नहीं आते, वो विशेष कंपनी में आते हैं, मतलब अनुनाद वाली स्थिति में ही आते हैं। तो 110 प्लस का, इधर आएगा कितना 110 माइनस का, मतलब 110 क्या आएगा, इस पर जो वोल्टेज आएगा वो कितना रहेगा 110 माइनस का रहेगा। ठीक है, माइनस का 110 वोल्टेज रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन लगती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये वोल्टेज इसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये परिपथ से कुछ नहीं खाते। तो मुझे तो सैलरी एक ही बंदे को देनी पड़ेगी ना। तो बताओ ये सारा का सारा वोल्टेज कौन खा जाएगा, वो एक ही बंदा खाएगा। एक ही जने को सैलरी दूंगा, मतलब सारा का सारा वोल्टेज 220 किसके सिरों पे मिलेगा, मुझे प्रतिरोध के सिरों पे मिलेगा। दैट मेरा आंसर क्या होगा 220। और अपन ने इसको बड़े आसानी से कर लिया। थोड़ा सा कंसेप्ट लगना, एक बार वापिस इसको देखना, अगर आपको कम समझ में आया हो तो वापिस देखना, आपको आसानी से समझ में आएगा कि जो वोल्टेज ये रहेगा उतना ही वोल्टेज इसके ऊपर आएगा। ये आपस में एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सारा का सारा जो ये सैलरी है, आप सैलरी मारना, वो कौन खा जाएगा, एक बंदा जो ये सिक्योरिटी गार्ड ले जाएगा, क्योंकि इसका पेमेंट किसने पे किया, इसने किया। तो आप ये देखना अनुनाद पे ये दोनों वोल्टेज आपस में क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं और डायरेक्शन इनका अलग अलग होता है। जबकि जो परिणामी रिजल्ट आएगा, परिणामी वोल्टेज आएगा, वो जो पूरा का पूरा कौन ले लेगा, आर ले लेगा। तभी कहा है कि अनुनाद पर पूरा आरएलसी किसके बाती करता है, आर के बाती कार्य करता है। उम्मीद करता हूं आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टूडेंट, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि नाभिक से जुड़ा हुआ है और एक छोटा सा आपको कंसेप्ट दे के जाएगा। एक प्रश्न के साथ आपको 5-6 प्रश्न कराने जैसा मेथड बता के जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखें। कितने अर्धायुकाल बीतने के पश्चात, ठीक है, हाफ इंटरवल की बात कर रहा है, कितने अर्धायुकाल बीतने के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव नाभिक की मात्रा प्रारंभिक मान की कितना परसेंटेज पर है, 6.25% मात्रा रह जाएगी, मतलब शेष रह जाएगी। ऑप्शन 1 दे रखा है, 2, 3 और 4 दे रखा है। ऐसे तो इसको फॉर्मूले बेस करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रास्ता हो जाएगा। अपन अपने नॉर्मल जो अपन दैनिक जीवन में काम में लेते हैं उस मेथड से करते हैं, ठीक है, जो आम आदमी भी कर सकता है, नॉर्मल भी कर सकता है, फॉर्मूले में नहीं घुसते। मुझे बताइए, अगर कोई 100 ग्राम कोई चीज है, उसको 50 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, आधा समय लगेगा, नहीं लगेगा। देखो, अर्धायुकाल का मतलब होता है कोई चीज आधी होने का समय। अर्धायुकाल का मतलब वह समय जिसमें वस्तु का जो मात्रा है या वो है घटकर कितनी हो जाए, आधी हो जाए, उसको क्या कहते हैं अपन, अर्धायुकाल कहते हैं। तो मुझे बताइए 100 ग्राम कोई चीज है या 100% कोई चीज है, उसको 50% होने में कितना अर्धायुकाल लग जाएगा, 1 अर्धायुकाल होगा। फिर 50 को वापिस उसका आधा होने में फिर 1 अर्धायुकाल, आधा होते ही कितना हो जाएगा 25। 1 अर्धायुकाल और निकाल दिया तो फिर उसका आधा हो जाएगा कितना,
12.50। एक अर्धायुकाल और बीत गया तो फिर उसका आधा हो जाएगा कितना, 6.25, और फिर निकल गया आधा एक अर्धायुकाल तो कितना हो जाएगा 3.125%। तो पर्सन ने पूछा कितना, 6.25, तो अपना 6.25 बताओ यहाँ पर है कि नहीं है। तो मुझे बताइए कितना अर्धायुकाल हुआ, 1 2 3 और 4 अर्धायुकाल बीतने के पश्चात 6.25 पे आया नहीं आया अपन। तो कितने अर्धायुकाल बीतने के पश्चात उसकी मात्रा कितना बचेगी, 6.25। तो बताओ अपना आंसर कितना हुआ इसमें, 4 आंसर सही हुआ, राइट। तो सही आंसर कितना हुआ, 4 हुआ। एक चीज ध्यान रखना, अगर वो आपसे 25% पूछता कि वह यहाँ पर 25 केवल 25 लिखा हुआ होता तो कितना अर्धायुकाल बीतते, 1 2 अर्धायुकाल बीतने पर उसकी मात्रा कितनी आएगी, 25 होगी। एक चीज आप और ध्यान दें, अगर ये प्रश्न बहुत चर्चा में रहता है, 3.125 देते आपको, तो कितने अर्धायुकाल बीतने के पश्चात होगा, तो देखिए 1 2 3 4 और 5 अर्धायुकाल बीतने के पश्चात कहां तक पहुंचोगे आप, 3.125, तो तब ऑप्शन 5 होगा। अगर यहां पर वो लिख दे 3.125, तो इस प्रकार से इसमें कुछ भी वैल्यू आ सकती है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं और किसी की फॉर्मूले में घुसने की जरूरत नहीं है और अपना आंसर आप पकड़ सकते हैं। 50 पे आ सकता है, 25 पे आ सकता है या इनमें आ सकता है। तो अपना आंसर फिलहाल 6.25 है, तो उसका आंसर कितना हुआ, 4 हुआ। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। लो अब आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 13 जो विद्युत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें भी आपके सामने एक कंसेप्ट देखने को मिलेगा, और तो अच्छे से पढ़े पहले प्रश्न को, फिर समझे और फिर सही ऑप्शन का सिलेक्शन करें। क्वेश्चन क्या रहा है, बिंदु ए बी सी, ये आपको ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है और ये सी दिया हुआ है, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सही संबंध बताना है। कि ये ऑप्शन आपको दे रखा है, कुछ अजीबोगरीब दे रखे हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं बराबर कहीं लेस देन कहीं ग्रेटर देन दे रखा है। तो आपको सिलेक्शन करना है कि कहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, कहां पर विद्युत क्षेत्र कम होगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस से चलकर किधर जाती है, माइनस की ओर जाती है। किधर जाती है, प्लस की ओर, प्लस से चलकर माइनस की ओर जाती है। अगर मैं यहाँ बिंदु ए दे दूं, यहाँ बिंदु क्या दे दूं, बी दे दूं, और यहाँ बिंदु क्या दे दूं, सी दे दूं, तो कन्फर्म है यहाँ विद्युत क्षेत्र ए पर बड़ा होगा और फिर किस पर ज्यादा होगा, फिर बी पर होगा और फिर किस पर होगा, सी पर। मतलब धीरे धीरे डिक्रीज होगा, इस तरफ जाएंगे तो ये बढ़ेगा, राइट। ये चीज तो ए पर ज्यादा होगा, बी पर उससे कम होगा, सी पर और कम होगा। लेकिन यहाँ कुछ और गणित है। यहां पर क्या हो गया, ये जो कंडीशन आपको दिख रही है, ये जो कंडीशन दिख रही है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र की है। ये वाली और ये वाली दोनों क्या चीज बताती है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र को बताती है। कैसे पता चला, एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है कि उसकी एक की तो दिशा होती है और उनके जो बीच होता है ना गैप, वो सेम रहता है। तो मुझे बताइए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र बराबर होगा। तो अपना आंसर तो ये तो कंफर्म हो गया कि ई ए बराबर क्या होगा, ई सी। बताओ ये आंसर हुआ नहीं है, ई ए बराबर ई सी होगा, नहीं होगा। अब इस मेथड पे आते हैं, जो पास में होगा उसका ज्यादा होगा, जो दूर होगा उसका कम होगा। मुझे बताइए ये माइनस, देखो इधर ये तीर का निशान देखिए, तीर का मतलब इधर माइनस है, इधर कहीं ना कहीं क्या चीज है, माइनस है, और ये यहाँ पर कोई ना कहीं क्या चीज है, प्लस है। तो ये प्लस से निकल के किधर जा रही है, माइनस वाली प्लेट की ओर जा रही है। तो बताइए जो नजदीक होगा उसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, नहीं होगा, तो ए का ज्यादा होगा। अपने हिसाब से कौन ज्यादा होगा, ए का। अब मुझे बताइए जो ए पर होगा वही किस पर होगा, सी पर, और बी बेचारा दूरी पर चला गया। ऐसा समान बताएगा क्योंकि यहाँ देखो गैप बदल गया, विद्युत क्षेत्र की दिशाएं बदल गई, तो ये दोनों तो बराबर होंगे और बड़ा होगा किससे, ये बी से। तो अपना आंसर ये हुआ नहीं हुआ, बताओ। तो सही आंसर कौन सा होगा अपने पास, ये ई सी वाला, तो अपना आंसर होगा डी। मैं उम्मीद करता हूं आसानी से ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेलो स्टूडेंट, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है, जो कि कई एग्जामों में देखने को मिलेगा आपको और आया हुआ भी है। एक छोटे से कंसेप्ट के आधार पर ये क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन बार बार ये क्वेश्चन बदल बदल कर आता है एग्जाम में, तो थोड़ी देर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इस कंसेप्ट को समझें। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के समतापी प्रक्रम, ऊष्मागतिकी के कौन से प्रक्रम, समतापी प्रक्रम में
आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, या बी बोल सकते हैं, बीटा नहीं बोलेंगे, ब्लंक बोलते हैं इसको, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फिर है रुद्धोष्म प्रक्रम में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तो एक समतापी प्रक्रम का लेना है और एक कौन सा प्रक्रम का लेना है अपन को, रुद्धोष्म प्रक्रम का लेना है। गुणांक का अनुपात ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने मैंने कुछ लिख रखे, दो ऑप्शन दे रखे हैं इसके, तो कंफ्यूज मत होना, उसको थोड़ी देर बाद में देखते क्या है, अपन सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो कौन सा प्रक्रम लिखा मैंने, पहले समतापी प्रक्रम लिया। समतापी प्रक्रम का आपको पता है, इसका अवस्था समीकरण क्या कहता है, पीवी बराबर नियतांक होता है, पीवी बराबर क्या होता है, नियतांक होता है, जबकि रुद्धोष्म में क्या होता है, पीवी गामा बराबर नियतांक होता है। सिर्फ इतना सा फर्क देखना कि उसमें गामा आता है और इसमें गामा नहीं आता है। तो पीवी गामा बराबर नियतांक। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अपन एक अवकलन करेंगे, थोड़ा सा प्रोसीजर समझाता हूं तो समझिए इसको। जैसे अवकलन करेंगे तो पी को अपन छोड़ देंगे, वी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डीवी आ जाएगा। फिर वी को छोड़ेंगे और क्या आ जाएगा, डीपी हो जाएगा। फिर कांस्टेंट का कितना होता है, 0। इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो नेगेटिव हो गया। अगली स्टेप के लिए क्या करेंगे, डीवी को कहां लेके गया, मैं नीचे लेके गया। इस डीवी को और एक कंसेप्ट से जोड़ने के लिए इसको v को नीचे लेके गया नेगेटिव के साथ, जो कि विकृति का रूप धारण कर लेगा और ये प्रेशर बन जाएगा अपना दाब। दाब और विकृति आपने प्रत्यास्थता के चैप्टर में पढ़ा होगा कि दाब और विकृति क्या कहलाता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, जिसको अपन b से रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल अपन ये समतापी का है, इसलिए b के बगल में क्या लगा दिया, समतापी लगा दिया। ऐसा का ऐसा कैलकुलेशन है, थोड़ा प्रोसीजर है, वो सेम रुद्धोष्म में अप्लाई होगा, मैं इसका किया नहीं है, ठीक है। प्रोसीजर यहाँ पर समझाया नहीं है, फिर भी अगर एक्स्ट्रा अपन थ्योरी क्लास लेंगे तब समझा दूंगा, बहुत आसान है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के अवस्था समीकरण क्या होता है, पीवी गामा बराबर नियतांक। इसी प्रकार से उसमें अवकलन करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो मैंने उसको डायरेक्ट लिखा है, याद कैसे रखोगे कि इसमें जो प्रेशर है वो समतापी के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के इक्वल आएगा। इसमें फर्क कितना है, सिर्फ गामा आएगा। देखो इसमें तो सिर्फ पी आएगा, इसमें क्या आएगा, गामा गुना हो जाएगा पी के साथ, किसके अंदर, रुद्धोष्म में। याद भी हो जाएगा क्योंकि रुद्धोष्म में ही गामा देखने को मिलता है, इसमें कोई गामा होता ही नहीं है। अब उसको अनुपात निकालना है। अनुपात में प्रश्न को वापस पढ़ते हैं, पहला समतापी है, पहला दूसरा रुद्धोष्म है। तो देखो पहले मैं बी क्या लिखा, समतापी, फिर बी क्या लिखा, रुद्धोष्म। तो मेरे बी समतापी जो लिख रखा है उसका आंसर क्या है, पी। तो देखो मैंने पी लिख दिया। फिर मेरा बी रुद्धोष्म का आंसर क्या है, गामा, तो गामा लिख दिया। मतलब आप आसानी से याद करोगे तो इतना ध्यान रखना है, इतना अगर ये सारी चीजें आपसे याद नहीं रखना है तो एक आसान तरीका बताता हूं कि समतापी में तो प्रेशर मेंटेन करना और रुद्धोष्म में गामा लगा देना, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। इसमें गामा होता है, प्रेशर से प्रेशर कैंसिल आउट होगा, रेशियो में 1 गामा आएगा। गामा का आपने अगर थ्योरी पढ़ा है उष्मागतिकी के यानी कुछ चैप्टरों में जिसमें विशिष्ट उष्मा को लेकर पढ़ा होगा, तो गामा का सूत्र क्या होता है, Cp/Cv होता है। अब मुझे बताइए Cv कहां चला गया, ऊपर, तो Cv/Cp अपना सही क्या होगा, आंसर होगा। तो Cv/Cp इसका क्या होगा, आंसर होगा। कई बार क्या होता है कि ये मैं अगली स्टेप से पूछ लिया, ये पहले ही पूछ लेता है 1 गामा के रूप में, तो ऑप्शन चेंज करके दे सकता है, गामा 1 गामा, गामा की स्क्वायर 1 गामा। इस हिसाब से अपना एक स्टेप पहले आंसर आ गया, तो वो कौन सा हुआ, गामा, यानी 1 गामा सही आंसर हुआ। इस प्रकार से ये प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और इतना सा ध्यान रखना, अगर आपको ये पूरा प्रोसीजर याद नहीं होता है तो इतना ध्यान रखना, समतापी में दाब इक्वल होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और रुद्धोष्म में गामा गुणा होता है। डिवाइड कीजिए, गामा सामने आ जाएगा। एक पर्सन में एक चीज और ध्यान रखना, पर्सन में ये रुद्धोष्म पहले आ जाए और समतापी बाद में आ जाए, तो इतना सा ध्यान रखना, अपना आंसर फिर क्या आएगा, ये ऊपर आएगा नीचे, मतलब आंसर गामा आएगा, तब आंसर गामा आएगा तो अपना आंसर क्या होगा, Cp/Cv होगा। तो रट के नहीं जाए, कंसेप्ट क्लियर करके जाए। उम्मीद करता हूं आपका एग्जाम में ये प्रश्न मिले और आपका एग्जाम अच्छे से निकले। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। चलो अब अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, जो कि चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसका एक प्रश्न तो एयरफोर्स एग्जाम में, नेवी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ एक अच्छा सा प्रश्न है, एक जैसे दिखने वाले ऑप्शन है, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहा है चुंबकन क्षेत्र में एम्पियर का परिपथ नियम क्या होता है। देखिए मेरे हिसाब से आपने यही पढ़ा होगा, B.dl बराबर जो सूत्र होता है इसका μ0
समेशन आई होता है, समेशन आई होता है। एम्पियर का नियम तो यही था, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ कर दिया पर्सन में, देखिए पढ़िए अच्छी तरह से, चुंबकन लिख दिया। चुंबकन का मतलब H को यूज करना है आपको, B काम में नहीं लेना है। पर्सन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि स्टूडेंट 90% एक ऑप्शन को टिक लगा देंगे जो कि गलत रहेगा। इसमें B को आप फॉर्मेट खोलेंगे, क्योंकि देखो B का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, उस B से जाने से पहले एक म्यू पे चलते हैं अपन। म्यू बराबर होता है B अपॉन में H, राइट। अब म्यू में जब इस म्यू को खोलेंगे तो ये होता है म्यू नॉट और म्यू आर। तो ये सूत्र क्या बना बताओ, B बटा H हुआ नहीं हुआ। B होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये होता है चुंबकन क्षेत्र जो कि H वहां पर पर्सन ने पूछा है। तो म्यू आर निर्वात के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो मैं निर्वात कंडीशन पर निकालता हूं, क्योंकि निर्वात के ऑप्शन है, तो इसको 1 मान लिया, तो B अपॉन में क्या बचा, BH बचा। अब मुझे बताइए B बराबर अपना फॉर्मूला क्या हुआ, तो B बराबर क्या हुआ, म्यू नॉट H हुआ। अब मुझे बताइए इस B बराबर आप वैल्यू रखो म्यू नॉट H यहाँ पर। जैसे म्यू नॉट H रखोगे तो म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, राइट, और H अंदर रह जाएगा। तो क्या हुआ बताओ, H dl हुआ नहीं हुआ, और ये म्यू नॉट समेशन आई, म्यू नॉट से म्यू नॉट को कैंसिल आउट किया, H dl बराबर समेशन आई। तो सही आंसर क्या हुआ बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा अपना, डी आंसर अपना सही होगा। गलती तक नहीं करना है, एम्पियर का नियम यही होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ये चुंबकन के लिए पूछा है, H को यूज करना है। बहुत ज्यादा अच्छा पर्सन है, थोड़ा सा एग्जाम के लिए आज से 2 बार देख के जाए पर्सन को अच्छे से। चलते हैं अगले पर्सन की ओर। चलो स्टूडेंट चलते हैं अगले पर्सन की ओर, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन से है, मतलब प्रक्षेपी गति से एक कंसेप्ट ये पर्सन आपको देके जाएगा और आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रक्षेपी गति में प्रक्षेपी वस्तु के लिए, प्रक्षेपी गति में प्रक्षेपी वस्तु के लिए जो चीज फेंकी जाती है उसको प्रक्षेपी वस्तु बोलते हैं। उसमें ऊंचाई और परास, वो जितना ऊपर जाता है उसको हाइट कहेंगे, और जितनी दूर जाके गिरेगा उसको क्या कहते हैं, परास का जो अनुपात है वो 1:4 है। तो पर्सन के अनुसार ऊंचाई और आर, मतलब H और R का जो रेशियो है वो 1/4 है। जब भी H और R को जब दिया होता है तो मैं एक परमानेंट फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप आसानी से इसके सॉल्यूशन कर सकते हैं। वो ये याद रखना, R tan थीटा बराबर 4H। बहुत बढ़िया सूत्र है ये, मतलब प्रक्षेपी गति के ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको सोल्व करके दे देगा। इसमें आप R की वैल्यू रख के H निकाल सकते हो, H की वैल्यू रख के R निकाल सकते हो, HR के अनुपात रख के थीटा पे जा सकते हो, और इनके रास्ते हुए आप इनके यानी जो अपना उड़ीयन काल होता है, समय होता है, वो भी वहां तक आसानी से पहुंच सकता है। मतलब एक ऐसा सूत्र जिसमें तीनों चारों चीजें अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या लिखूंगा, 4H बटा R, R को नीचे उतार लिया, तो 4H बटा R का क्वेश्चन दे रखा है 1/4। अपने इसको कैंसिल किया, आंसर 1 आया। तो थीटा बराबर 1 कितने डिग्री पर होगा, 45 पर होगा। तो अपना आंसर क्या हुआ, बी आंसर होगा, जिसमें 45 एंगल आसानी से दे रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका क्या करें, ये कहां से आया। एक R और H में जब अपन रेशियो निकालेंगे तब ये फॉर्मूला आसानी से आपके सामने आएगा। फिर भी चलो छोड़िए, मैं आपको और आसानी से याद कराता हूं। अब आप हंसोगे कि ये क्या है, देखिए R tan थीटा, R tan थीटा बराबर 4H। देखो इसको रे बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, तय बोल सकते हैं, और ये न को क्या बोलते हैं, रतन। देखो कितना आसानी से याद होगा। इसको अपन 4 लिख दें, यहां इसको लगाने की जरूरत नहीं है, और इसको है बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस पर एक मात्रा लगा दे, तो देखो कितना आसानी से याद होगा, रतन चौर है, रतन चौर है। तो अपना आंसर याद हुआ नहीं हुआ, फॉर्मूला याद हुआ नहीं हुआ, R tan थीटा बराबर 4H। दैट इससे आप कोई सा भी पर्सन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले पर्सन की ओर, अपन चलते हैं अगले पर्सन की ओर, जो कि एक और हाइड्रोजन परमाणु से कनेक्ट है और परमाणु से ही जुड़ा हुआ पर्सन है। उसमें एक कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए ये पर्सन तैयार किया गया है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए जब इलेक्ट्रॉन द्वितीय, अब आपको मैंने कहा था ना ये नाम आते हैं अंडरलाइन कर लेना, ये थोड़ा गड़बड़ करता है आप। तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में आता है,
कौन सी अवस्था से आता है? द्वितीय से प्रथम उत्तेजित अवस्था में आता है। तो वो कह रहा है कि वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य का मान r के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसानी से इसको अपन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करे प्रश्न के अंदर। देखिए अपन को पता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नीचे वाली कक्षा को उसको क्या कहते हैं? मूल अवस्था कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन खुद रहता है, बाकी सारी उत्तेजित होती है। तो इससे ऊपर वाली को क्या बोलेंगे? उत्तेजित। तो ये तो इसकी मूल, ये सारी उत्तेजित। तो ये पहले नंबर पे प्रथम, द्वितीय, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखो प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय से प्रथम में आ रहा है, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स है जो द्वितीय से किस में आ रहा है? प्रथम में आ रहा है। तो मुझे बताइए जब सेकंड नंबर पे आता है तो लाइमन बनती है, बामर सीरीज बनती है? बामर सीरीज बनती है। कौन सी सीरीज बनती है? बामर। चलो उसके लिए देखो फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, जो कि इसका मेथड कहता है 1/λ बराबर क्या सूत्र कहता है? R जेड स्क्वायर, जो कि हाइड्रोजन का है, और 1/n1 स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप किसी भी रास्ते पर आसानी से पहुंच सकते हैं। देखिए R को तो छेड़ना नहीं, क्योंकि R की वैल्यू लाना है। जेड हाइड्रोजन 1 है हाइड्रोजन के लिए, और ये N1 किस पर आ रहा है? 2 पर आ रहा है। आप ये मत समझना N2 है, ये 2 पर आ रहा है, तो इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा इसमें। और ये कितने से आ रहा है? 3, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 3 का स्क्वायर। मतलब इसमें N1 की वैल्यू क्या बनेगी? 2 बनेगी, और N2 की वैल्यू क्या बनेगी? 3 बनेगी। तो कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी इसमें। तो R, तो ये क्या हुआ? 1/4, और ये क्या हुआ? 1/9। चलो एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो ये 36 हो गया, जिसको 9 - 4 कर देंगे, तो ये हो गया 5R/36। ध्यान रखिए ये 1/λ है, तरंग संख्या है, जबकि प्रश्न ने सिर्फ तरंग दैर्ध्य पूछा है। क्या पूछा है? प्रश्न ने सिर्फ तरंग दैर्ध्य पूछा है। तो इस हिसाब से अगर अपन ये लेमडा निकालेंगे तो मुझे बताइए आंसर क्या आएगा? ये 36 ऊपर चला जाएगा और 5R नीचे की तरफ आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन हुआ। R की वैल्यू को भी रख सकते हैं, लेकिन प्रश्न ने इतना पूछा ही नहीं। तो 36/5R, तो अपना सही आंसर कौन सा हुआ? डी हुआ। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है, सेल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो समझे इसको कि प्रश्न ने देखो कितनी वेराइटीज दी है। दिया गया सेल का प्रतीक चिन्ह बताता है। सेल आपको दिया हुआ है, एक प्लस माइनस, एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध, एक होता है उसका ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये बताना है कि सेल क्या कर रहा है। यहां पर सेल आवेशित हो रहा है या फिर निरावेशित होता है, मतलब चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, ये ऑप्शन पूछ रहा है। या पहले चार्ज हो रहा है या फिर डिस्चार्ज हो रहा है, यानी आवेशित या निरावेशित, या फिर इनमें से वो डाटा है वो पूरे कंप्लीट नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं है। मतलब प्रश्न काफी कुछ कहना चाहता है। तो थोड़ा सा इसमें एक चीज को लाइट करें और इम्पोर्टेंटली उसको समझने की कोशिश करें। मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं इस पॉइंट को, इस पॉइंट पर फोकस करना। जो मैंने डॉटेड किया ना ये वाली लाइन, देखिए यहां पर इस बात को आप गौर से देखें, ये चिन्ह देखें, ये चिन्ह ही सबसे बड़ी काम की चीज है। अगर ये चिन्ह आपको अंदर की ओर जा रहा है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जा रहा है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो अंदर जाएगा या बाहर आएगा। जब भी सेल से बाहर आएगा तो सेल परिपथ में धारा देगा, सेल परिपथ में क्या करेगा? धारा देगा। और अंदर जा रहा है तो सेल पहले लेगा, क्योंकि सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो कि द्वितीयक सेलों की बात कर रहा हूं, कि पहले ये चार्ज होंगे, पहले ये क्या होंगे? चार्ज होंगे, और फिर ये वापस क्या करेंगे? धारा को देंगे, मतलब रासायनिक ऊर्जा के रूप में रखते हैं, फिर विद्युत ऊर्जा देते हैं, मतलब पहले लेते हैं फिर देते हैं। तो ये कंडीशन यहां पर आप देखोगे। तो जब ये डायरेक्शन अंदर की ओर होगी, जब डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की ओर होगी, तो ये सेल के चार्ज होने को बताएगा, मतलब आवेशित को बताएगा। जब ये बाहर की तरफ होगी तब किसको बताएगा? निरावेशन को बताएगा। इसलिए अपना सही आंसर कौन सा हुआ? ए। सेल क्या हो रहा है? आवेशित हो रहा है, मतलब खुद चार्ज हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है। दिए गए डायोड किस प्रकार से संयोजित है? आपको देखो एक डायोड दिया गया है और सही कनेक्शन पहचानना है कि वो किस प्रकार का संयोजन है, अग्र बाई से या फिर पश्च बाई से, या फिर कह रहा है दोनों है, या फिर आंकड़े अपूर्ण है। देखो ये प्रश्न आपको एक कंसेप्ट क्लियर करेगा, जिसे आप पहचान सकते हैं कि वो अग्र बाइस में है या फिर पश्च बाइस में है। इस प्रश्न से कोई वो नहीं है इश्यूज, आपको मेथड समझना है कि वो कैसे पॉसिबल होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं।
ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। देखिए ये जो डायोड आपको दिख रहा है, इस डायोड में एक बात ध्यान रखना, ये वाला हिस्सा हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, यानी पी प्रकार का सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। हमेशा ध्यान रखना, इस वाले वोल्टेज को आपको V1 मानना है, इस वाले वोल्टेज को V2 मानना है। मेरी बात हमेशा याद रखना कि जो पॉजिटिव होगा उधर V1 मानना है, और जो एंड की ओर होगा उधर क्या मानना है, V2 मानना है। राइट, अब आपको देखो विभव परिवर्तन निकालना है। क्या निकालना है, विभव परिवर्तन। देखिए कितना आसानी से होगा ये, डेल V। आपको V1 माइनस V2 करना है। क्या करना है, V1 माइनस V2। हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, V1 माइनस V2 करना है, V2 माइनस V1 कभी भी नहीं करना है। राइट, तो V1 माइनस V2 करना है। इसे आपको अगर ये सॉल्यूशन करने के बाद में पॉजिटिव आता है तो ये अग्रवाइस होगा। ठीक है, अब अगर या फिर ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके पास नेगेटिव आ जाए तो वो आंसर क्या होगा, पश्चवाइस होगा। राइट, इस मेथड को यूज कर लीजिए आप। मुझे बताइए उसमें ये पी हिस्सा है कि नहीं है, बताओ। ये पी हिस्सा है, ये क्या हुआ, एन हिस्सा हुआ, क्योंकि डायरेक्ट से बता था ना धारा की दिशा। देखिए तो ये बताओ V1 हुआ नहीं हुआ, और ये क्या हुआ, V2 हुआ। अब मुझे डेल V निकाल के चेक कर लो। आपको तो V1 माइनस V2 करना है। V1 कितना रखूं, प्लस का 5 है, फिर अपन को घटाना है प्लस का 7, तो ये 7 घटा देंगे तो अपने पास माइनस का 2 बचा। माइनस आया मतलब कौन सा बाइस हुआ, पश्चवाइस हुआ। कौन सा बाइस हुआ, पश्चवाइस हुआ। तो सही आंसर कौन सा होगा, पश्चवाइस होगा। राइट, एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये नेगेटिव होता, क्या चीज होता, नेगेटिव होता। सपोज मान लीजिए, देखिए सामने, अगर ये माइनस का 2 वोल्टेज होता, ये माइनस का 4 वोल्टेज होता। देखो माइनस माइनस है। ठीक है, तो उसको कैसे सोल्व करते, मैं इसको रफ करता हूं, समझिएगा। तो ये पूछे कौन सा 22 में, तो आप पहले वही इसको पहले लिखेंगे, माइनस का 2, माइनस आपका फिक्स है, और ये वैल्यू कितना दी है, 4। तो आप इसको क्या करोगे, माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस का 4। जब इसमें आंसर निकालोगे तो प्लस का 2 बचा, नहीं बचा। प्लस का 2 का मतलब कौन सा 22 हुआ, अग्रवाइस हुआ। तब अपना आंसर क्या होता, अग्रवाइस। हालांकि क्वेश्चन अलग है, मैंने एग्जांपल देके आपको बताया। तो आप इस मेथड से किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं। अगर सपोज मानिए कि ये प्लस होता और वो क्या होता, माइनस होता, तो क्या करते हैं अपन, इस 2 को किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, तो ये प्लस के 6 होते हैं। तो बात वही होती है, प्लस होने पर कौन सा आता, अग्रवाइस होता। राइट, ये चीज तो अपन माइनस माइनस कर सकते हैं, प्लस प्लस कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई सा भी मेथड आ सकता है। एक विशेष ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ग्राउंड दे देता है, ये सिंबल ग्राउंड का, ठीक है, ग्राउंड वोल्टेज, जैसे मैंने आपको ये इक्वेशन दे दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 वोल्टेज और यहाँ पर ये दे दिया। अब इसके लिए मैं पूछूं कि ये कौन से 22 में जुड़ा हुआ है, तो आपको वही डेल V निकालना है। तो आप क्या करोगे, V1 माइनस V2। ठीक है, V1 की वैल्यू कितना रखोगे, 10। V1 की वैल्यू कितना रखोगे, 10। और ग्राउंड पृथ्वी का विभव 0 मानते हैं, तो कितना बचा बताओ, 10 बचा, नहीं बचा। 10 प्लस के बचा, मतलब कौन सा 22 हुआ, तो डायरेक्ट कौन से 22 में जुड़ा हुआ है, अग्रवाइस में जुड़ा है। मतलब आप कोई सा भी प्रश्न आसानी से इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की, चलो स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अंतिम प्रश्न है अपना आज का, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है डायोड को लेकर, डायोड सर्किट को लेकर। देखिए कई स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं और गलत कर बैठते हैं, और कई स्टूडेंट इस प्रश्न के टच ही नहीं करते, देखते ही ये तो अपने से तो नहीं होगा। देखिए कितने आसानी से मैं करता हूं, कहीं भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिए गए वोल्टमीटर का पाठ्यांक बताइए। यहाँ वोल्टमीटर का अपन को क्या करना है, पाठ्यांक बताना है। वोल्टमीटर तो IR पढ़ता है, वोल्टमीटर क्या पढ़ता है, IR। R तो है जिसके ऊपर लग रहा है वो R 5 ओम है, लेकिन I नहीं है। सबसे पहले अपन I का पता लगाएंगे। राइट, उसके लिए देखो बैटरी कितना वोल्टेज का दे रखा है, 10 वोल्टेज का दे रखा है। रजिस्टेंस देखिए 5 ओम, 5 ओम और 15 ओम। स्टूडेंट क्या करता है, डायोड को तो साइड में रखता है, इन दोनों को समांतर में मानता है, इसका R निकालता है, फिर ये R श्रेणी क्रम में निकालकर R निकालते हुए धारा को तक पहुंच जाता है। लेकिन वो तरीका सही नहीं है। पहले आप डायोड को चेक करें कि वो सही कनेक्शन में है या नहीं है। आप मुझे बताइए, ये डायोड का ये हिस्सा पॉजिटिव होता है, ये हिस्सा क्या होता है, नेगेटिव होता नहीं होता।
अब देखिए आप कनेक्शन देखिए यहाँ से गौर से, इसमें ये नेगेटिव है ना, पॉजिटिव से जुड़ गया और पॉजिटिव किससे जुड़ गया, नेगेटिव। डायोड कौन से बायस में चला गया, प्लस से बायस में, मतलब कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। मुझे बताइए इस डायोड में जब करंट इधर फ्लो नहीं होगा तो इसमें करंट आएगा क्या, इसमें जब इधर करंट, जब इस ये डायोड ही कार्य नहीं करेगा तो इधर रिवर्स में प्लस से बायस में करंट जाएगा नहीं, तो ये 15 ओम का कोई मतलब नहीं है। तो करंट किस रास्ते आएगी, करंट इस रास्ते होते हुए आएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा, या आने के बाद में किरचॉफ थोड़ी लगेगी, लेकिन इधर डायोड प्लस से बायस में नहीं जाएगा करंट और नीचे उतरेगा, ठीक है, और वापिस अपने रास्ते होते हुए इस बैटरी के इस सिरे तक पहुंच जाएगा। मतलब 15 ओम का प्रतिरोध अपने कार्य नहीं करेगा। अब मुझे बताइए केवल दो ही रेजिस्टेंस काम करे नहीं करे, कौन कौन सा, 5 ओम और 5 ओम। मुझे बताइए टोटल रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में कितना हुआ, 10 ओम हुआ नहीं हुआ, कितना ओम हुआ, 10 ओम। अब मुझे सबसे पहले करंट निकालना है, I बराबर V बटा R। तो मुझे V की वैल्यू कितना रखूं, बैटरी पे कितना वोल्टेज है अपना, 10 वोल्टेज है, और ये 2 R है ना, ये कितने हैं, 5 ओम और 5 ओम, तो 5 ओम प्लस 5 ओम मतलब 10 या कट गया, कितना एम्पियर आया, 1 एम्पियर आया, कितना एम्पियर आया, 1 एम्पियर। अब मुझे बताइए इसमें कितना एम्पियर करंट दौड़ रहा है, 1 एम्पियर, तो ये वोल्टमीटर क्या पाठ्यांक पड़ेगा, वोल्टमीटर पड़ेगा V बराबर IR, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो V बराबर IR, ये कितना है, 1 एम्पियर, तो ये तो हो गया 1, और रेजिस्टेंस कितना है 5, तो कितना हुआ, ये 5 वोल्टेज हुआ नहीं हुआ, कितना वोल्टेज हुआ, 5 वोल्टेज। इसका मतलब कितना आसानी से अपनी इस आंसर तक पहुंच के, तो अपना आंसर क्या होगा बताओ, 5 वोल्टेज होगा, हुआ नहीं हुआ अपना आंसर। अब देखिए कितना आसान तरीके से ये प्रश्न था। मुझे ये बताइए, देखो इसमें देखिए सिर्फ 5 और 5 ये रेजिस्टेंस कार्य नहीं करेगा क्योंकि डायोड नहीं करने देगा उसको, तो 5 और 5 10, और I बराबर V बटा 10 बटा 10 1 एम्पियर, और वोल्टमीटर का V बराबर IR, दैट इज आंसर इज 5 वोल्ट। कितना आसानी से ये प्रश्न हो गया। तो प्रश्न ऐसे प्रश्नों से डरे नहीं, बहुत कम समय में आसानी से हो जाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट याद करें और आगे बढ़े, ठीक है। कंसेप्ट बिना ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको गैस पेपर नंबर 2 जो कि एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम को ध्यान में रखकर मैंने तैयार किया था। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।